हाँ जी बच्चों, तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.2। तो 11.2 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले उसके फॉर्मूलाज देखते हैं। बहुत इजी एक्सरसाइज है। ये है हमारी, इसमें ये तो यही पर है 11.1, यह है 11.2। तो एक्सरसाइज 11.2 में नमस्ते, देखो पहला जो फॉर्मूला है वो है इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट, थ्रू अ गिवन पॉइंट, इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू a given vector and parallel to a given vector, इसको सपोज कर लिया हमने b। तो पहला फॉर्मूला तो इसका फॉर्मूला मैं थोड़ा सा आपको प्रूव करके बता देता हूँ ताकि ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। सपोज कीजिए ये हमारे पास में एक्सिस है o x y और z, o x y और z, और A कोई पॉइंट है इस 3D प्लेन में, ठीक है। अब ये जो A पॉइंट है, ए बी, इसका जो पोजीशन वेक्टर है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो हमने मान लिया A। अब इस A से होके जाने वाली कोई लाइन, इस A से होके जाने वाली कोई लाइन है, और इस लाइन के पैरेलल एक दूसरी लाइन भी है, वो कौन सी है? बी, ठीक है। अब ए के पॉइंट ए से होके जाने वाली जो लाइन है इसे मैंने मान लिया एफ। क्या मान लिया इसको? एफ। अब इस लाइन एल पर कहीं कोई आर्बिट्री पॉइंट है पी, कहीं कोई आर्बिट्री पॉइंट है जिसको हमने क्या मान लिया? पी। और पी का जो पोजीशन वेक्टर है वो है हमारे पास में आर। वो क्या है हमारे पास में? आर। अब हमें पता है, वी नो दैट कि ओ ए प्लस ए पी इक्वल्स टू ओ पी। मेरी बात नहीं आ रही समझ में? कौन सा लो लगाया? ओ ए प्लस ए पी इक्वल्स टू ओ पी। कौन सा लॉ लगाए? ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी का, है ना। तो ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी ये हमने यहां पर यूज कर दिया। अब ओ ए का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज ए, ए पी का पोजीशन वेक्टर मुझे नहीं पता, ओ पी का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज आर। अब एक चीज देखिए, नाउ सिंस वेक्टर ए पी, ये जो वेक्टर ए पी है ये पैरेलल है इस लाइन के, सिंस वेक्टर ए पी इज पैरेलल टू द वेक्टर बी। ये क्या है? एक लाइन के पैरेलल है जिसका वेक्टर क्या है? बी। तो ए पी को हम लिख सकते हैं लैम्डा इंटू बी। आपको याद होगा जब दो लाइंस को पैरेलल किया था तो उसका लैम्डा टाइम्स आया था, उसके डीसीज क्या आए थे? उसके लैम्डा टाइम्स। कल ही एक क्वेश्चन करवाया था उसमें हमने डीसीज निकाले थे और पहले वाले के कितने आ गए थे? वो लैम्डा टाइम्स आ गए थे। तो ए पी इक्वल्स टू लैम्डा इंटू बी। तो वेक्टर ए प्लस ए पी की जगह हम लिख देंगे लैम्डा बी इक्वल्स टू आर। क्या लिख देंगे इसको? वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी। तो किसी भी लाइन पर कोई भी अगर आर्बिट्री पॉइंट है तो उसके पोजीशन वेक्टर्स के लिए ये फॉर्मूला है, वेक्टर आर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी, ठीक है। ये तो था हमारा नॉर्मल फॉर्म। इसके अलावा इसी फॉर्मूले को हम कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है? अभी देखो, कार्टेशियन फॉर्म मैं कह रहा हूं सपोज the coordinates
ऑफ द पॉइंट ए बी, ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज x1 y1 एंड z1। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 z1, x1 y1 z1। और जो पॉइंट P है एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। चूंकि पॉइंट P लाइन में कहीं पर भी कोई भी आर्बिट्री पॉइंट है, हमें नहीं पता, कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं दिया, आर्बिट्री पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स मैं ले लेता हूं x, y और z। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या ले लेता हूं x, y और z, ठीक है। एंड द डायरेक्शन रेशियोज b, a, b एंड c। तो देखो सबसे पहले जो वेक्टर r है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने ले रखे हैं x, y, z। तो हमारा जो वेक्टर r है इसकी इक्वेशन क्या होगी x माइनस 0 इंटू आई, है ना, क्या होगी x माइनस 0 इंटू आई, y माइनस 0 इंटू k एंड z माइनस 0 इंटू। तो r को हम लिखेंगे xi प्लस yj प्लस zk क्या है। मेरी बात समझ में आ गई। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे वही xi माइनस 0 यानी xi प्लस yj प्लस jk प्लस लैम्डा इंटू बी। बी हमारा कोई अलग लाइन है, कोई अलग वेक्टर है जो क्या है इसके पैरेलल है। अगर ये इसके पैरेलल है तो इस वेक्टर को हम इसके डायरेक्शन कोसाइंस में लिख सकते हैं, मतलब ऐसे लिख सकते हैं ए आई प्लस बी जे प्लस सी इंटू के, ठीक है। पैरेलल लाइंस उसके साथ डायरेक्शन रेशियो उसके सेम रेशियो में होती है। अब हम अगर इसको इधर लाएं तो देखो क्या होगा। अगर आप ध्यान दो एक्स आई सॉरी यहाँ पर x1 y1 z1, अगर मैं इनको इधर लाता हूं तो ये बनेगा x माइनस x1 इंटू आई, y माइनस y1 इंटू जे प्लस z माइनस z1 इंटू के इक्वल्स टू लैम्डा ए आई लैम्डा बी जे प्लस लैम्डा सी के। अगर मैं यहां से देखूं बोथ साइड्स कंपेयर करके तो हमारा लैम्डा ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों x माइनस x1, या यहां से लैम्डा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा x माइनस x1 अपॉन a। अगर j कैप वाले कोएफिशिएंट कंपेयर कर रहा हूं तो लैम्डा भी इक्वल्स टू y माइनस y1। तो यहां से हमारे पास आ रहा है लैम्डा भी इक्वल्स टू y माइनस y1, या लैम्डा इक्वल्स टू आ जाएगा y माइनस y1 अपॉन b। ऐसे ही c k कैप वाले अगर कंपेयर करूं तो लैम्डा c इक्वल्स टू z माइनस z1, या यहाँ से लैम्डा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा z माइनस z1 अपॉन c। सभी के सभी लैम्डा के इक्वल है, तो इसका मतलब इसकी जो कार्टेशियन फॉर्म है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन c, ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म है, ये इसकी वेक्टर फॉर्म, ठीक है। कॉपी करो। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चों, सेकंड हेडिंग है, लिखो इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। सेकंड जो फॉर्मूला है वो है इक्वेशन ऑफ द लाइन
passing through two given points, दो गिवन पॉइंट से जो इक्वेशन पास हो रही है वो। अब हमारे पास देखो बच्चों, इस बार क्या है, इस बार हमारे पास में फिर से वही कोऑर्डिनेट एक्सिस, ओरिजिन x, y एंड z। पिछली बार हमें क्या दिया था, एक पॉइंट दिया था, उस पे से होने वाली एक लाइन दी थी और उस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर कंपोनेंट दिया हुआ था। इस बार हमें 3D स्पेस में दो पॉइंट दिए हैं। सपोजिटली एक पॉइंट तो यहाँ पर है, मैं बिल्कुल वैसे बना रहा हूँ जैसे बुक में, ताकि अगर तुम्हें कंफ्यूजन है तो बुक में देख सको। सपोजिटली एक पॉइंट तो 3D स्पेस में यहाँ पर है और दूसरा पॉइंट है यहाँ पर B। ये पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स तो मैं मान लेता हूँ x1, y1, z1। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ x2, y2, z2। मैंने AB को कर दिया ज्वाइन, AB को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। इसे ज्वाइन करने के बाद मैंने कहा इस लाइन AB पर कहीं कोई आर्बिट्री पॉइंट है P, मतलब इसके बीच में कहीं भी कोई पॉइंट है P, और चूंकि आर्बिट्री पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट मैंने सिंपल ले लिए x, y और z। अब मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है इन द वेक्टर फॉर्म एंड इन द कार्टेशियन फॉर्म बोथ। इसको मैंने O से मिलाया, इसको मैंने यहां पर मिला दिया और इसको मैंने यहां पर मिला दिया। आर्बिट्री पॉइंट का जो वेक्टर है इसे R से रिप्रेजेंट कर दिया, A वाले पॉइंट का जो वेक्टर है इसे A से रिप्रेजेंट कर दिया और B वाले पॉइंट का वेक्टर B से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब हम इसमें आ जाते हैं। इन सपोजिटली इसकी डायरेक्शन ये ट्राइंगल APO, इन ट्राइंगल APO, OA प्लस AP, OA प्लस AP इक्वल्स टू OP। क्या होगा ये, एंगल सम प्रॉपर्टी इक्वल्स टू OP। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी। जब हम इसे लगाएंगे तो OA हमारे पास में क्या है, OA ये तो मेरे पास में है वेक्टर A, AP का मुझे नहीं पता और OP को मैंने दे रखा है वेक्टर B। तो यहां से जो AP आया, सॉरी OP को मैंने क्या ले रखा है, वेक्टर R। तो यहां से जो मेरे पास में AP आ रहा है वो आ रहा है वेक्टर R माइनस का वेक्टर। मेरी बात समझ में आई। नाउ सिंस lines AP and AB are कोलिनियर, AP और AB क्या है, कोलिनियर है। इसका मतलब वेक्टर AP विल बी लैम्डा टाइम्स ऑफ AB। इसका क्या मतलब हुआ कि जो वेक्टर AB है वो क्या होगा, AB का लैम्डा टाइम्स। कल हमने डायरेक्शन रेशियो से ये प्रूव भी किया था। तो हमारे पास जो वेक्टर AP है ये तो ऐसा ही रहा, लैम्डा टाइम्स AB। तो जो AB है, AB को देखो जरा, लैम्डा टाइम्स AB। तो अब B को देखिए आप, अगर फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, वेक्टर A प्लस AB इक्वल्स टू वेक्टर B, या फिर वेक्टर AB इक्वल्स टू वेक्टर B माइनस वेक्टर। नहीं आ रही बात समझ में, आ गई? मेरे ख्याल से 12th के बच्चों इतना तो समझ जाओगे। तो इसको हम लिख सकते हैं AP इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स इनटू वेक्टर B माइनस वेक्टर A। ये आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों के दोनों किसके इक्वल है, AP के। तो फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, यहाँ से r माइनस ए इक्वल्स टू लैम्डा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, या फिर r इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ये तो इसकी वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। अब अगर मुझे इसकी कार्टेशियन फॉर्म लिखनी है, तो इसकी कार्टेशियन फॉर्म लिखने के लिए क्या करते हैं, कार्टेशियन फॉर्म लिखने के लिए सबसे पहले जो हमारा वेक्टर r है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रिटर्न, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो अरे r को हम लिख सकते हैं x माइनस 0 एक्स आई प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल्स टू, अब वेक्टर ए को क्या लिख सकते हैं, बता जल्दी, x1 i कैप y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा इनटू वेक्टर बी। वेक्टर बी को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बी माइनस ए, डायरेक्ट लिख दूं, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट लिख दो, बी माइनस ए यानी x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू के कैप। मेरी बात आ रही है समझ में, कोई प्रॉब्लम? चलिए अच्छा ठीक है, तो अब इनको इधर ले जाओ, इनको इधर, तो x माइनस x1 इंटू आई कैप, y माइनस y1 इंटू जे कैप और z माइनस z1 इंटू के कैप। क्लियर क्लियर? तो अब इसको देखो, x2 माइनस x1 इंटू लैम्डा इंटू आई, y2 माइनस y1 इंटू लैम्डा इंटू जे और z2 माइनस z1 इंटू लैम्डा इंटू के। अब बोथ साइड्स क्या करेंगे, कंपैरिजन आई कैप का आई कैप के साथ। तो जब आई कैप का आई कैप के साथ कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है x माइनस x1 इक्वल्स टू x2 माइनस x1 इंटू लैम्डा, या फिर लैम्डा इक्वल्स टू आया x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। जब मैं k कैप का कंपैरिजन कर रहा हूँ तो यहाँ पर आ रहा है y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 इंटू लैम्डा, या फिर लैम्डा इक्वल्स टू क्या आ रहा है, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। जब k कैप का कंपैरिजन कर रहा हूँ तो z माइनस z1 इक्वल्स टू z2 माइनस z1 लैम्डा इंटू k कैप, सॉरी k कैप का कंपैरिजन हो गया, तो यहाँ से लैम्डा इक्वल्स टू क्या आया, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तीनों के तीनों लैम्डा के इक्वल है, इसका मतलब जो इनकी वेक्टर फॉर्म होगी वो होगी x2 माइनस x1, सॉरी x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये होगा इसकी वेक्टर फॉर्म। ये किसके लिए है, जब दो पॉइंट्स दिए गए। कॉपी करो। बच्चों इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है एंगल, स्टार्ट हो गया, एंगल बिटवीन टू लाइंस। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है ये मेरे पास में है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस के लिए हम क्या करेंगे, देखो अगर सपोजिवली मैंने जो आपको पहला वाला फॉर्मूला प्रूव कराया था, यहाँ पे ध्यान दीजिए, वो क्या था, इक्वेशन ऑफ अ लाइन
थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। ठीक है, तो मैंने जो आपका पहला वाला फॉर्मूला प्रूव करवाया था वो था r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b, ये था ना। यहाँ पर a जो था, अगर आप ध्यान दें तो r इक्वल्स टू a तो था xi प्लस yj प्लस zk, और b जो है ये डायरेक्शन कोसाइन से ai प्लस bj प्लस c इंटू a, ये हमारे पास में पहला था। अगर सपोजिटली ऐसी ही हमारे पास में दो लाइंस आ जाती है, एक L1 और एक L2, तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन की फिगर तो याद होगी, आज जो प्रूव करवाया था एक लाइन थी, तो सपोजिटली ऐसी हमारे पास में अब की बार के आ गई हैं, दो लाइंस आ गई हैं, एक है L1 और एक है L2। जैसे OX Y Z, एक लाइन ये है L1 और एक लाइन है L2, इन दोनों के बीच का एंगल मुझे फाइंड करना है। तो इन दोनों के बीच के एंगल का जो फॉर्मूला है वो ये है, मैं प्रूव नहीं कर रहा हूँ, बहुत टाइम लग जाएगा, कंफ्यूजन भी होगी। तो इनके बीच का जो एंगल है वो होगा cos थीटा इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 अपॉन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b1 इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b2। छोटा लिख दिया क्या, तो तुझे दिखाई नहीं देगा। cos थीटा इक्वल्स टू कंप्लीट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b1 डॉट b2 अपॉन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b1 इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b2। या फिर अगर इसे और तुम्हें डिफाइन करके लिखना है तो इसको हम एक चीज और लिख सकते हैं, या फिर cos थीटा इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर, ठीक है, इंटू a1 a2 a3, गलत लिख दिया यहाँ पर, a1 b1 c1 होते हैं ना डिसीज, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, cos थीटा ये आ, पहला तो ये एंगल बिटवीन देम। अब इसमें कुछ केस बनते हैं, व्हेन बोथ द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों की दोनों लाइंस क्या हैं, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने का मतलब थीटा इक्वल्स टू कितना होगा 90 डिग्री, और cos 90 कब होता है, जब यहाँ पर क्या आ जाए जीरो, भाई यहाँ पर जीरो आएगा तभी तो थीटा 90 होगा, और जीरो आने का मतलब है न्यूमरेटर में क्या आएगा जीरो। समझ में नहीं आ रही बात, तो जब दोनों के दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो ये कंडीशन आएगी a1 अपॉन a2 प्लस b1 अपॉन b2 प्लस c1 अपॉन c2 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अगर दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो, इफ बोथ the lines are parallel to each other, अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल है बच्चों, तो इसकी जो कंडीशन बनेगी, सॉल्व करना का टाइम भी नहीं है और करवाना भी नहीं है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू होगा b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों c1 अपॉन c2। ठीक है, इसके बाद चलो इसे कॉपी करो, फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स करेंगे। अब इसके बाद देखो बच्चों, अब है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। नेक्स्ट हेडिंग है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। शॉर्टेस्ट, इसका भी सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन
2 लाइंस। तो इसका भी सिर्फ फॉर्मूला लिखो, 2 लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो पहला वाला जो है डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कीजिए, ये है d इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b1 क्रॉस b2। ठीक है, अब इसके बाद में है दूसरा और लिख लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला है d इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए वेक्टर b a2 माइनस a1 अपॉन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b। फॉर्मूला लिख के करना शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, शो दैट 3 लाइंस विद देयर डायरेक्शन कोसाइंस, 3 लाइंस विद देयर डायरेक्शन कोसाइंस। तो पहले वाली लाइन है L1, इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं इधर देखो, देखो शो दैट 3 लाइंस विद देयर डायरेक्शन कोसाइंस। पहले वाली लाइन है L1, इसके डायरेक्शन कोसाइंस है 12/13 माइनस 3/13 माइनस 4/13। इनको मैं ले लेता हूँ A1 B1 C1। दूसरी लाइन L2, इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस है बच्चों 4/13 12/13 एंड 3/13। इसके डायरेक्शन कोसाइंस को ले लेता हूँ A2 B2 एंड C2। थर्ड लाइन L3, इसके डायरेक्शन कोसाइंस है 3/13 माइनस का 4/13 एंड 12/13। इसके डायरेक्शन कोसाइंस को ले लेता हूँ A3 B3 C3। हमें ये शो करना है कि तीनों लाइंस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। क्या शो करना है, ये लाइंस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L2 इज परपेंडिकुलर टू L3 एंड L3 इज परपेंडिकुलर टू L1। तो देखो म्यूचुअली परपेंडिकुलर के लिए मैंने क्या कंडीशन की थी, इफ टू लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, याद है अगर दो लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर थी तो उनके बीच का cos थीटा इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 0 डिग्री, तभी तो आएगा थीटा 90। और उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए थी, a1 अपॉन a2 प्लस b1 अपॉन b2 प्लस c1 अपॉन c2 इक्वल्स टू कितना होना चाहिए था, 0। इफ L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर L1 और L2 एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है तो a1 डॉट a2 प्लस b1 डॉट b2 प्लस c1 डॉट c2 कितना आना चाहिए, 0। देन a1 डॉट a2 प्लस b1 डॉट b2 प्लस c1 डॉट c2 कितना आना चाहिए, 0। तो करते हैं 12/13 इंटू 4/13 प्लस माइनस 3/13 इंटू 12/13 प्लस माइनस का 4/13 इंटू 3/13। 12 4 जा 48, 13 3 जा 169, 12 3 जा 36, 169, 12 169, 169 as it is रहा, 48 minus 36 minus 12, 48 माइनस का 48 अपॉन 169 कितना आ गया, 0। ऐसे ही if L2 and L3 are perpendicular to each other, if L2 and L3 are perpendicular to each other, अगर ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो तो क्या बनेगा, A2 A3 प्लस B2 B3 C2 डॉट C3, इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, 0। तो 4/13 इंटू 3/13 प्लस 12/13 इंटू माइनस का 4/13, 3/13 इंटू 12/13
ये कितना आना चाहिए 0, 4 3 12 अपॉन 169, 12 4 48, 169 और ये आया 36 अपॉन 169, तो ये भी आ गया बच्चों 48 माइनस का 48 अपॉन 169, ये भी कितना आ गया 0। और अगर मुझे L3 और L1 को 0 लाना है, L3 और L1 को एक दूसरे के परपेंडिकुलर शो करना है, तो ये आप खुद कर सकते हैं। If L3 and L1 are perpendicular to each other, अगर ये परपेंडिकुलर है तो क्या होगा A3 डॉट A1 B3 डॉट B1 प्लस C3 डॉट C1, ये कितना आना चाहिए 0। तो ये आप खुद कर लो, कॉपी करो, आ जाएगा। गुड मॉर्निंग।